Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी इसमें से आ सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एडियांटम। एडियांटम का कॉमन नेम क्या है? मेडन हेयर फर्न। क्या लॉजिक है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि अपने अगली जनरेशन कैसे बढ़ाता है। तो बहरहाल जितने भी प्लांट है उसमें एक ही लाइफ साइकिल है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वो हमेशा हेट्रोमॉर्फिक होती है। हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब है? स्पोरोफाइट की शक्ल सूरत गैमीटोफाइट की शक्ल सूरत से क्या होगी? टोटली मुख्तलिफ होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन दोनों के स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट का कंपैरिजन करें, जो हमें प्लांट नज़र आता है वो स्पोरोफाइट है और गैमीटोफाइट बहुत छोटी सी है, लेकिन अलहदा से ज़िंदगी गुजार सकती है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोफिक है, खुद खुराक बना सकती है, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकती है। जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, कंस्पिकुअस है, इंडिपेंडेंट है। यानी दोनों एडियांटम के केस में दोनों चीज़ें स्पोरोफाइट हो या गैमेटोफाइट हो, चूँकि दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन जो प्लांट हमें नज़र आता है वो स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट बिल्कुल छोटी सी और आम तौर पे ज़मीन के ऊपर लेटी हुई होती है। स्पोरोफाइट, तो चूँकि स्पोरोफाइट वो जनरेशन है जिसने स्पोर प्रोड्यूस करने हैं, और स्पोर जिस स्ट्रक्चर में लगते हैं उसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। और एडियांटम में स्पोरेंजिया का एक ग्रुप मौजूद होता है जो आमतौर पे पत्तों के मार्जिन यानी उनके किनारों पे मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जो आमतौर पे मार्जिन ऑफ लीफ पर, लीफलेट्स पर मौजूद होते हैं, जिसको हमने पाइन्यूल्स कहा था। तो सोराई जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सोराई। सोराई आमतौर पे ग्रीन होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं, यानी उनमें जब स्पोर बन जाते हैं, व्हेन दे राइपन, जब वो पक जाते हैं, राइपन का मतलब पकना, दे बिकम ब्राउन, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। हर स्पोर के अंदर काफ़ी सारे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं और उनको एक कवर ने ढांपा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम। तो ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और वो पाइन्यूल्स वो लीफलेट्स, वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स कहा जाता है। लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ दफ़ा अकेले से पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया ऑफ एडियांटम। एडियांटम का जो स्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर लिखें। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर हम एक स्पोरेंजियम की बात करते हैं, वो स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड से क्या मुराद है कि उसकी जो बाहर और अंदर वाली जो सरफेस है वो आपस में ऐसे मिली हुई होती है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे मिली हुई होती। और दूसरा बाइकनकेव कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स लेंस उसको कहा जाता है जो इस तरह बाहर निकला हो। अगर दो लेंस मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? बाइकन्वेक्स बन जाएगा। और आमतौर पे एक डंडी जो मल्टी सेलुलर होती है उस पे ये लगा होता है, ये मल्टी सेलुलर स्टॉक। उसके बाद जो स्पोरेंजिया की कवरिंग है, यानी जिसने स्पोरेंजिया को चारों तरफ से लपेटा हुआ है, उसको हम कहते हैं कैप्सुलर वॉल। जैसे ये मैंने ड्रा की है, तो ये तो 3 डायमेंशन हम ड्रा नहीं कर सकते, यानी जो कवरिंग जिसने पूरे स्पोरेंजिया को ढांपा हुआ होता है उसे कैप्सुलर वॉल कहते हैं। और इस कैप्सुलर वॉल की खासियत ये है कि ये सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर से क्या मुराद है? सिर्फ इस लेयर में एक ही सेल की लेयर है। कहते एक ही सेल की लेयर है। तो ये पूरी हर तरफ से, जैसे एक बॉल नहीं होती, तो बॉल ने चारों तरफ जो प्लास्टिक के बाल होते हैं, तो बॉल की हर तरफ से प्लास्टिक ने लपेटा होता है। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि इस तरह की जो सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स है उसने पूरे स्पोरेंजिया को लपेटा होता है, इसी कैप्सुलर वॉल कहा जाता है। उसके बाद
इस कैप्सूलर वॉल के ऊपर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सारी कैप्सूलर वॉल है, इस कैप्सूलर वॉल के ऊपर यानी एक, जैसे आपने शायद देखी हो जो बॉल होती है, जो ख़ास तौर पे हम हार्ड बॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हार्ड बॉल के दरमियान में एक धागे की बनी हुई लेयर होती है, धागे की बनी हुई लेयर होती है जिसने इस हार्ड बॉल को ऐसे लपेटा होता है। तो आप ये समझ लें कि कैप्सूलर ऐसे क्या मुराद है कि इस पूरे स्पोरेंजिया के ऊपर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स की एक बनी हुई लेयर होती है, वो कैप्सूलर एज कहलाती है। यानी आप क्या इसको समझें ऐसे, जैसे ये एक समझ लें कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर यहाँ करके इस तरह की एक अलहदा से लेयर है जिसने पूरे स्पोरेंजिया को ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैप्सूलर एज, कैप्सूलर एज कहते हैं। ये जिस तरह हार्ड बॉल के ऊपर एक धागे की दरमियान में लेयर होती है जो आमतौर पे जो फास्ट बॉलर होते हैं जिस जगह से उसको पकड़ते हैं, ठीक हो गया, तो उसी तरह पूरे कैप्सूल के ऊपर एक अलहदा से एक कैप्सूलर एज होता है। उस एज के दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं एन्यूलस और दूसरे को हम कहते हैं स्टोमियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने जहन में रखना है, कैप्सूलर वॉल वो वॉल है जिसने स्पोरेंजिया को लपेटा हुआ है और उसके ऊपर एक बारीक सी, ठीक है, बारीक सी एक अलहदा से कवरिंग लिपटी हुई है, पूरे कैप्सूल पे नहीं, सिर्फ एक सर्कल में, उस सर्कल को हम कहते हैं कैप्सूलर एज और इसके दो पार्ट हैं। सपोज मैं यही ड्रा कर देता हूँ, आपने ये समझना कि ये चारों तरफ से लिपटा हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर अब उसके दो पोर्शन हैं, ऐसे, और कैप्सूल की अगर सरफेस के चार हिस्से करें तो तीन हिस्सों में एन्यूलस होता है, ऐसे तीन हिस्सों में एन्यूलस होता है और बाकी जो एक हिस्सा है वो बहुत ही बारीक सेल से मिलके बना है जिसको हम कहते हैं स्टोमियम, ऐसे इसको स्टोमियम कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये आप कह सकते हैं कैप्सूलर एज, जो कैप्सूलर वॉल के ऊपर है। तो ये कैप्सूलर एज 3/4 हिस्सा इसका एन्यूलस है और 1/4 हिस्सा स्टोमियम है। अब एन्यूलस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जो सेल वॉल है वो रेडियली और इनर वॉल थिकेंड है। अब रेडियली से क्या मुराद है और इनर वॉल थिकेंड से क्या मुराद है, ठीक है। आमतौर पे जो दो सेल्स के दरमियान लाइन मौजूद है ये रेडियल कहलाती है, ऐसे, तो यहाँ से तो इनके दरमियान ये जो दीवार है ये ज़्यादा मोटी होती है, ऐसे, ये रेडियल हो। इनर वॉल से क्या मुराद है, जो अंदर वाली दीवार है यानी जो कैप्सूलर वॉल के ऊपर है, सरफेस पे लिपटी होती है, वो भी मोटी होती है, ऐसे, ऐसे ये लिपटी हुई। यानी आप ये समझ लें, इसको थोड़ा सा मैं बाहर ड्रा करता हूँ ऐसे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। जो दो दरमियानी, इसको हम कहते हैं ये रेडियली है और ये वाली जो दीवार अंदर की तरफ है ये इनर वॉल है, इनर वॉल थिकेंड, ठीक। तो एन्यूलस के जितने भी सेल हैं 3/4 ऑफ द एज रेडियली एंड इनर वॉल थिकेंड, रेडियली एंड इनर वॉल थिकेंड। उसके बाद जो स्टोमियम है ये 1/4 बनाती है और ये थिन वॉल है, ये क्या है, थिन वॉल है। उसके बाद इसके अंदर चूंकि स्पोर मदर सेल होता है स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया में
फिर रिडक्शन डिवीजन होती है, उसकी रिडक्शन डिवीजन की वजह से आप कह सकते हैं स्पोर्स बनते हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म बाय द रिडक्शन डिवीजन, जिसको मियोसिस भी कहा जाता है, फ्रॉम द स्पोर मदर सेल। डिस्पर्सल क्या होते हैं? स्पोरेंजिया फटता है, लेकिन फटता कैसे है? जब भी ड्राई कंडीशन आती है, यानी आप ये समझ लें कि ये सारी एन्यूलर वॉल है, ये कौन सी है? एन्यूलर वॉल, ठीक हो गया। जब भी ड्राई कंडीशन आती है तो इसकी बैक साइड कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है, ठीक हो। यानी आप कह सकते हैं ये जो मेरा हाथ है ये सारा क्या है? ये एन्यूलर एज है, जो कैप्सूलर एज का। अच्छा, इसके लिए कैप्सूल का वर्ड क्यों इस्तेमाल? क्योंकि स्पोरेंजिया का दूसरा नाम कैप्सूल है। ये आप कंफ्यूज ना हो ना कि ये कैप्सूल कहाँ से आ गया। तो स्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? कैप्सूल है। तो जो कैप्सूलर एज है, जिसको हमने एन्यूलस कहा गया है, कि जब ड्राई कंडीशन आती है तो बैक साइड से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे, तो ये जो इसकी सरफेस है ऐसे ओपन होती है। इस तरह होते ही जो स्टोमियम सेल है ये फटते हैं और स्पोर बाहर आ जाते हैं। तो एन्यूलस ऑफ स्पोरेंजिया कॉन्ट्रैक्ट, स्टोमियल सेल बीइंग थिनवर्ड, चूंकि बारीक थे, रप्चर्ड, स्पोर आर डिस्पर्ड बाय द विंड, फिर स्पोर हवा के जरिए से बिखर जाते हैं। फिर स्पोर क्या करते हैं? जहाँ मॉइस्ट सॉइल हो, सूटेबल प्लेस हो, सूटेबल टेम्परेचर हो, वहाँ जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे। और एडियांटम की गैमेटोफाइट का एक दूसरा नाम प्रोथैलस। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट डाउन द प्रोथैलस ऑफ एडियांटम, या सिंपल प्रोथैलस को डिस्क्राइब करें। अगर ये भी आ जाए तो आपने एडियांटम की गैमेटोफाइट के बारे में लिखना है। उसके बाद गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऑटोट्रोफिक है, स्मॉल और फ्लैट, ज़मीन पर लेटी होती है, इसलिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, और आमतौर पे हार्ट शेप होती है। हार्ट शेप, इस तरह का जो दिल ड्रा करते हैं आमतौर पे, तो ये फर्जी दिल है, वैसे दिल इस तरह का होता नहीं है, लेकिन हार्ट शेप आपने देखा ही होगा। जब हम हार्ट ड्रा करना शुरू करें, आमतौर पे किसी को गिफ्ट करें तो इस तरह का हार्ट, तो ये हार्ट शेप होती है। उसके बाद अब चूंकि ये हार्ट शेप है, तो यहाँ अगर देखें तो इसके डिफरेंट जगह पे इसका जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से अगर हम मेजर करें तो यहाँ हो सकता है डायमीटर डिफरेंट हो, यहाँ डायमीटर डिफरेंट हो, यहाँ डायमीटर डिफरेंट हो, ऐसे करते करते। तो जब हम इसके डायमीटर को हर जगह से देखते हैं तो मैक्सिमम जो डायमीटर हमें नज़र आता है वो 8 mm है, 8 mm। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसका जो मैक्सिमम डायमीटर जो हमने मेजर किया है वो 8 mm तक जाता है। उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, अब ये थोड़ा सा ना आप लोगों ने समझना है कि ये ज़मीन के ऊपर ऐसे लेटी हुई होती है, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है, आप इसने इसको गैमेटोफाइट कंसीडर करना है, क्योंकि सारी गैमेटोफाइट को हम इसी हाथ के लिहाज से समझेंगे। तो ये गैमेटोफाइट है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ज़मीन के ऊपर ऐसे लेटी हुई। ये उसकी ऊपर वाली सरफेस है, ये इसकी नीचे वाली सरफेस है, ठीक है। ये जो आगे वाला फिंगर्स की तरफ वाला एंड है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड है, और जो बाजू की तरफ वाला एंड है उसको आप कहेंगे पोस्टीरियर एंड है। ये अपर, ये लोअर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो ये मैंने जो ड्रा की है इसकी लोअर सरफेस को ऐसे ड्रा किया है, लोअर सरफेस को ऐसे ड्रा की, अपर सरफेस बैक साइड पे दीवार की तरफ है, और जो लोअर साइड है वो आपकी तरफ है। ऊपर वाला हिस्सा है एंटीरियर, नीचे वाला हिस्सा है पोस्टीरियर। तो ये जो एंटीरियर एंड है, यहाँ जो आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है जिसकी वजह से हार्ट शेप है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एपिकल नॉश है, एपिकल नॉश। एपिकल नॉश वो जगह होती है जहां से स्पोरोफाइट ने निकलना है। ये वो जगह है जहां से क्या, ये गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट के बाद अगली जनरेशन कौन सी आएगी? स्पोरोफाइट की। तो एपिकल नॉश वो जगह है जहां से किसने निकलना है? स्पोरोफाइट ने निकलना है। तो आपने जहन में रखना है कि एपिकल नॉश हमेशा एंटीरियर एंड पे होती है, यानी ये वाला जो ऊपर वाला एंड है जो हमने ड्रा किया, ये आगे वाला एंड, ये एंटीरियर है। और दूसरा, इन विच ग्रोइंग पॉइंट लाइज, ये वो पॉइंट है जिसमें स्पोरोफाइट का ग्रोइंग पॉइंट लाई कर। अब रीजन क्या है, लॉजिक है कि यहीं से स्पोरोफाइट क्यों निकलती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी अभी लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो आपने जहन में रखना है कि इसका जो डिप्रेशन है इसके अंदर से स्पोरोफाइट निकलती है, इस वजह से हम कहते हैं एपिकल नॉश है।
या फिर आप कह सकते हैं इसमें ग्रोइंग पॉइंट लाई करते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद इसकी जो पोस्टीरियर एंड लोअर सरफेस, यानी यहाँ ये पोस्टीरियर एंड है, ये इसकी लोअर सरफेस है, यहाँ से राइजोइड निकल रहे होते हैं। तो इस राइजोइड को मैं इस तरह ड्रा कर देता हूँ। और ये जो राइजोइड है ये सिंगल सेल लेयर बनाते हैं ऐसे, यानी इसमें जितने भी राइजोइड होंगे उसमें आमतौर पे गोल गोल सेल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, और होंगे सारे सेल के सिर्फ एक एक लेयर। तो बुक वाले ने इसको यूनिसेलुलर लेयर कहा है, यूनिसेलुलर लेयर कहा है ऐसे। तो ये राइजोइड है, और इसमें जो सेल होते हैं वो आमतौर पे गोल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। फंक्शन इसका क्या है, इसने प्रोथैलस को ज़मीन में गाड़ना है, और उसके बाद गैमेटोफाइट के लिए इसने एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करने हैं, कि पानी को जज़ब करना है, न्यूट्रिएंट को जज़ब करना है। अच्छा, उसके बाद इस प्रोथैलस को अगर हम साइड से देखें, यानी आप ये समझ लें कि ये इस तरह तकिए की तरह होती, अगर आप इसको देखें ऐसे तो वो आपको तकिए की तरह नज़र आएगी, ऐसे ऐसे तकिए की तरह नज़र आए, यानी आप इसको इस तरह समझ लें, ठीक है। यह मैंने उस ऊपर वाला इंटीरियर एंड है, नीचे वाला पोस्टीरियर एंड। तो साइडों से ये बारीक नज़र आएगी, अगर आप देखें साइडों से ये बारीक नज़र आएगी और दरमियान से ये मोटी नज़र आएगी। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसका बारीक पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन ये इसका मैं कहता हूँ मोटे वाला पोर्शन है, तकिए की तरह। कुशन लाइक का मतलब है तकिए की तरह, और तकिया आपने देखा होगा कि साइडों से बारीक होता है और दरमियान। अब ये साइडों से बारीक क्यों होता है, क्योंकि साइडों पे जो लेयर है वो वन सेल्ड है, और दरमियान में जो लेयर है वो मल्टी सेल्ड है, ठीक हो गया। तो एक सेल होगा तो बारीक लेयर बनेगी, काफ़ी सारी सेल की लेयर्स होंगी तो वो स्ट्रक्चर मोटा हो जाएगा। तो ये वाला सारा स्ट्रक्चर मोटा है और ये वाला सारा स्ट्रक्चर बारीक है, इस वजह से जो गैमेटोफाइट है हमें कुशन लाइक नज़र आती है, और ये मोनोइशियस है। ये इसको हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल भी है, ये इसको आप हर्मैफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो तीनों का मतलब ये है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे दोनों ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मेल सेक्स ऑर्गन भी, वो बाइसेक्सुअल कहलाती है या मोनोएशियस कहलाती है। बाइसेक्सुअल जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, तो इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। तो मोनोएशियस का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अंडर सरफेस ऑफ प्रोथैलस, तो ये हमेशा नीचे वाली सरफेस पे होते हैं। अब कौन सा सेक्स ऑर्गन कहाँ मौजूद होता है, अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया आमतौर पे मौजूद होता है राइजोइड के दरमियान में। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये राइजोइड है, इसके दरमियान में ये एंथ्रीडिया मौजूद है, तो आपको पता ही चल गया होगा राइजोइड पोस्टीरियर साइड पे है और लोअर सरफेस पे है, यानी यहाँ से जो राइजोइड निकल रहे हैं तो उस राइजोइड के दरमियान में एंथ्रीडिया मौजूद होता है। एंथ्रीडिया का फंक्शन क्या, इसने स्पर्मेटोजोइड प्रोड्यूस करने हैं जो आमतौर पे मल्टीसिलिएटेड और क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, यानी इस तरह का ये क्वाइल्ड और इसके ऊपर काफ़ी सारे सीलियल है। सीलिया का फ़ायदा क्या होता है, इट कैन स्विम, ये स्विम कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो बहरहाल एंथ्रीडिया कहाँ मौजूद होते हैं, दे आर स्कैटर्ड अमंग द राइजोइड, ये राइजोइड के अंदर बिखरे पड़े होते हैं, और इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने स्पर्मेटोजोइड या एंथीरोजोइड या स्पर्म या मेल गैमीट, चार नाम बताए थे, स्पर्मेटोजोइड, एंथीरोजोइड, स्पर्म या फिर मेल गैमीट, ये रिलीज करते हैं। और आमतौर पर इनमें जो स्पर्म होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं और मल्टीसिलिएटेड, काफ़ी सारे उनकी सरफेस पे सीलिया मौजूद होते हैं। उसके बाद लेकिन जो इसका एंटीरियर एंड है नियर द नॉश, जहाँ एपिकल नॉश मौजूद है वहाँ आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया के दो पोर्शन हैं, एक सुराही की तरह की गर्दन और एक, यानी एक गर्दन एक पेट, वेंटर का लफ्ज़ मतलब है बेली, पेट, तो नेक गर्दन को कहा जाता है। तो इसके दो पोर्शन है, नेक और वेंटर में क्या होता है, एग होता है वेंटर, और जो वेंटर होता है इट इज एम्बेडेड इन द कुशन। कुशन से क्या मुराद है, ये मोटे वाला हिस्सा, इसके अंदर
एम्बेडेड होते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि ये मोटे वाला हिस्सा है और ये इसका वेंटर है, तो ये मोटे वाले हिस्से में ऐसे एम्बेड होगा अंदर की तरफ ऐसे एम्बेड होगा, गर्दन बाहर निकली होगी, ये अंदर की तरफ इस तरह एम्बेड होता है और ये भी लोअर सरफेस पे होता है। अब चूंकि यहाँ आर्चिगोनिया मौजूद है, अब यहाँ तक स्पर्म आते कैसे हैं? एंथेरोजोइड रीच द आर्चिगोनियम बाय स्विमिंग इन वाटर, पानी में स्विम करते हुए। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जितने भी फर्न्स हैं उनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये मॉइस्चर वाली प्लेस पे, जो नमी वाली प्लेस है उस पर ज़्यादा ग्रो करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन करके एग तक पहुँचेंगे। यानी आप ये समझ लें कि यहाँ मौजूद था एग, ये जो स्पर्मेटोजोइड है यहाँ से स्विम करते हुए आए और नेक से गुजरते हुए इसको फर्टिलाइज किया। एग के लिए हमने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था, ओवोस्फेयर। ओवोस्फेयर और ओवोस्पोर में फ़र्क है। ओवोस्पोर जाइगोट को कहा जाता है, ओवोस्फेयर एग को कहा जाता है। तो यहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर इस जगह से स्पोरोफाइट निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं ये ग्रोइंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलते हैं? स्पोरोजोइड। तो फर्टिलाइजेशन एंथेरोजोइड रीच आर्चिगोनियम बाय स्विमिंग वाटर, फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, ओवोस्पोर इज फॉर्म। ओवोस्पोर से क्या मुराद है? जाइगोट बनेगा। ओवोस्पोर की जर्मिनेशन से स्पोरोफाइट बनेगी। शुरू में कुछ देर के लिए स्पोरोफाइट अटैच होती है, जब इसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली हो जाती है फिर ये सेपरेट हो जाती है और इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। यंग स्पोरोफाइट इज फर्स्ट अटैच टू गैमेटोफाइट, लेटर बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा गैमेटोफाइट है, ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्पोरोफाइट फिर वो जो हमें प्लांट नज़र आता है कि उसमें राइजोम होती है, उसके बाद उसमें फ्रंट्स बनते हैं, फ्रंट्स को ओपन होते हैं, स्टाइप होती है, रेचीज होती है, पाइना होते हैं, पाइन्यूल्स होते हैं, फिडल हेड होते हैं, सर्चिनेट वर्निश, वो सारी जो बातें हैं वो हमने स्पोरोफाइट के बारे में ही की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.